अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरे बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी रेगुलर स्टोरी सुननी है, हमें खाली घर नॉवल नहीं सुनना। तो उनके लिए मैं रेगुलर स्टोरी इस टाइम पोस्ट कर रही हूँ और रात को मैं खाली घर नॉवल की एपिसोड आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की है। बढ़ते हैं पहली खौफनाक कहानी की तरफ। वकार कुरैशी ने पहली खौफनाक कहानी शेयर की है, जिनकी ऑलरेडी शेयर की हुई बहुत सी खौफनाक कहानियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वकार कुरैशी कहते हैं कि उनकी अम्मी के नाना अब्बू अपने गाँव के इमाम साहब थे। उस दौर में जो गाँव के इमाम साहब होते थे, उनको एक बड़ा मकाम और रुतबा दिया जाता था, क्योंकि उनका एक अलग ही गाँव में इज्जत होती थी कि वो गांव के सभी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करते थे। उनके पास उनका जो जहाँ पर वो इमामत करते थे, उसके साथ ही उनका एक छोटा सा मदरसा भी था, जहाँ पर वो गांव के सभी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। वहाँ पर उनके पास जिन्नात भी कुरान पाक पढ़ने आया करते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है लिसनर्स, मुसलमान जिन्नात हम लोगों के जो मौलवी हजरात हैं, उन मदरसों में कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि उनके साथ कोई इंसान के रूप में जिन्नात भी हैं, और वो कुरान पाक की तालीम जब मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह से उनके अम्मी के नाना अब्बू के पास भी जिन्नात कुरान पाक पढ़ा करते थे। उनके नाना अब्बू को इस बात का अंदाज़ा तब हुआ, एक दफ़ा यूं ही वो सब बैठे हुए थे, जिस तरह से कुरान पाक के बाद इमाम साहब जो होते हैं अपने शागिर्दों को कुरान करीम की कुछ तालीमात भी दिया करते हैं। तो बातों बातों में इमाम साहब ने ये कहा कि आज बहुत दिल चाह रहा है कि मैं तरबूज खाऊं। अभी उनके ये लफ्ज़ कहने की ही देर थी कि पलक झपकते ही वहाँ पर दो बैठे शागिर्दों ने उस कमरे में तरबूजों का ढेर लगा दिया। इमाम साहब ने उनसे कहा कि ये सब क्या है, किसके बाग को तुम लोगों ने इतनी बुरी तरह से बर्बाद करके यहाँ पर सारे तरबूज का ढेर लगा दिया है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, इन सबको वापस ले जाओ और मुझे इनमें से सिर्फ एक दे दो। उनने वो जो जिन्नात थे, उन्होंने वो सारे तरबूज वापस गायब करके उनको एक तरबूज उनके लिए वहाँ पर रख दिया। तब उनके नाना अब्बू को ये पता चला कि यहाँ पर उनके पास जिन्नात भी कुरान पाक पढ़ते हैं। वो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि वो उनके उस्ताद थे, उनको कुरान पाक की तालीम दे रहे थे। और उन्होंने फिर उनको ये बात भी कही थी कि हम किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम आपके पास से कुरान करीम की तालीम हासिल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके घर में गंदम थी, उन लोगों को गंदम पिसवानी थी। तो उनके घर से पैगाम आया कि गंदम पिसवानी है तो किसी को भेज दें कि वो गंदम को चक्की पर ले जाएं। गांव की चक्की के ऊपर लोग अपनी गंदम भेजकर उसका आटा बनवाया करते हैं। जब इमाम साहब को ये पता चला तो उनके उन्हीं जिन शागिर्दों ने उनसे कहा कि आप सारी गंदम एक कमरे में रखवा दें, हम उसे अभी पीस देंगे। उनके कहने के मुताबिक जितनी भी गंदम उन लोगों को पिसवानी थी, उन लोगों ने एक कमरे में रख दी। वहाँ पर एक चक्की भी थी जिसके साथ आटा बनाया जाता है। इनकी जो अम्मी थी, वो उस वक्त बच्चे थे, वो छुप छुप कर देखा करते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि सफ़ेद चादर ओढ़े हुए कोई बैठा हुआ है और चक्की अपने आप घूमती जा रही है। थोड़ी ही देर के बाद जब उस कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो सारी गंदम जो इमाम साहब ने रखवाई थी, वो आटा बन चुकी थी। इस तरह से वो इमाम साहब उन जिन्नात से काम भी लिया करते थे और वो खुशी खुशी उनके काम कर दिया करते थे। एक दफ़ा उन जिन्नात के ख़ानदान के ही कुछ बड़े इमाम साहब के पास आए और उनसे ये कहा कि हम लोगों के कबीले में एक शादी है, हम चाहते हैं कि आप आकर हमारी उस शादी का निकाह आप पढ़वाएं। तो वो इमाम साहब थे, वो चले गए। जाने में उनको काफ़ी टाइम लगा। पूरे गांव का इलाका क्रॉस करके, जंगलात को क्रॉस करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां वीराने में शादी का एहतमाम था। वहाँ पर टेंट्स लगे हुए थे जिसमें शादी का सारा उन लोगों ने सेटअप किया हुआ था। इमाम साहब ने वहाँ पर निकाह पढ़वाया। उसके बाद उन्होंने इमाम साहब को पलक झपकते वापस उनके घर में भेज दिया और उनको उनके साथ मिठाई और कुछ खाने भी दिए और कुछ कॉइन्स भी दिए, सिक्के।
उन्होंने वो सब लेकर एक साइड पर रख दिया, लेकिन सुबह जब वो जागे तो वो सब कुछ वेस्ट हो चुका था। वो जो कॉइन्स थे वो छोटे छोटे पत्थर बन गए थे और उनके इस्तेमाल के नहीं रहे थे। ये वकार कुरैशी ने अपने अम्मी के नाना अब्बू की एक कहानी शेयर की थी कि कैसे उनके नाना के पास जिन्नात भी कुरान करीम की तालीम हासिल करने आते थे। लिसनर्स, ऐसे बहुत से हैपनिंग्स होती हैं। मेरे अभी हम लोग सेकेंड ईयर में थे, हम लोगों के कॉलेज में भी हम लोगों को एक दो दफ़ा ऐसा डाउट होता था कि वहाँ पर भी जिस तरह से कोई गैर मरे मखलूक़ात हमारे साथ इंसानी रूप में होती हैं। मैं और मेरी फ्रेंड अक्सर हम लोगों की वैन देर से आती थी, तो हम लोग बैठा करती थी। हम लोगों का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड था बैक साइड पे, उधर ही कैंटीन हुआ करती थी, वहाँ पर जाकर हम लोग अक्सर बैठ जाती थी, क्योंकि जब वैन आती थी तो बाकी जो लड़कियाँ हम लोगों के साथ होती थी वो बुला लिया करती थी। इसी तरह से मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग बैठी हुई थी। दोपहर का ही टाइम था, ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे का टाइम होगा। हम लोग बातें कर रही थी, एकदम से हमारी नज़र पड़ी, हम उधर जो ग्राउंड क्रॉस करके जाते थे आगे बहुत बड़ा एक हॉस्टल था। वो जो हॉस्टल था उसके सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े दरख्त थे और उसके बाहर वाली साइड पर एक छोटी सी पानी की नहर भी थी, जैसे एक वाटर कैनाल होता है, अक्सर सिटीज़ में भी आप लोगों ने देखे होंगे। वो था, प्रॉपर बड़ी नहर नहीं थी, एक छोटा सा वाटर कैनाल था वो। अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के सामने 3 लड़कियों ने बैग्स लिए हुए थे और वो हॉस्टल की तरफ जा रही थी। यूं ही हम लोग बातें कर रही थी, हमें यही था कि अब अपने अपने हॉस्टल में गर्ल्स वापस जा रही हैं। कोई हम लोगों का उनकी तरफ इतना ख़ास ध्यान भी नहीं था। 2 लड़कियाँ वो बिल्कुल सीधी चलती हुई उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ हॉस्टल था। उनमें से एक लड़की उनसे अलग हो गई और उसने एक कोने में चलना शुरू कर दिया, यानी जा वो भी हॉस्टल की तरफ ही रही थी, लेकिन वो उस कोने की तरफ जा रही थी जिस तरफ बड़े बड़े दरख्त थे। मैं और मेरी फ्रेंड इसके आई विटनेस थे, हम लोग देख रही थी और भी वहाँ पे गर्ल्स थी, मे बी उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया हो। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि पता नहीं ये अभी तो तीनों इधर जा रही थी, ये अकेली उस तरफ क्या करने जा रही है। हम यूं ही उसको देखने लग गई। कोई हम लोगों का ऐसा माइंड नहीं था कि हम स्पेशल उसको देखें। आंखों के सामने एक चीज़ आई तो हम लोग उसको नोटिस करने लग गई। हम लोगों के देखते देखते जो ही वो लड़की दरख्तों के पास पहुंची, एकदम से ऐसा लगा कि वो बहुत लंबी होगी और वो हवा में गायब हो गई। हमने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है। जिस टाइम हम लोग दोनों ने ये चीज़ देखी, हम लोग वहाँ से फ़ौरन अपने बैग्स लिए और भागती हुई गेट की तरफ आ गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। हमने बाकी लड़कियों को भी ये बात बताई, तो उनका ये कहना था कि हॉस्टल से भी बहुत सी लड़कियों को ऐसी शिकायत हैं कि वहाँ पर उनके साथ अजीबोगरीब से मामलात होते हैं। कभी ऐसा लगता है उनकी चीज़ें गायब हो जाती थी। अब जिसका जो रूम है उसकी चीज़ उसी रूम में होनी चाहिए। ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि उसके रूम में कोई आए ना और उनके कपड़े या उनकी बुक्स बाकी किसी रूम में या हॉस्टल के दूसरे प्लेसेस से मिले। उन गर्ल्स के साथ वहाँ पर ये हैपनिंग्स भी होती थी। लाइक अगर किसी लड़की का कोई बुक रह गई है उसके हॉस्टल के रूम में, वो खुद रख कर आई है, ढूंढने पर वो उसको कभी हॉस्टल के कॉरिडोर से मिलती थी तो कभी किसी और रूम से मिलती थी। ये चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा आम थी। इसके अलावा अक्सर लड़कियाँ कहती थीं कि रात के टाइम हम लोगों के जो गैलरीज हैं हॉस्टल की, वहाँ पर भी किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं। हम लोग इसी गलतफहमी में होती थी कि बाकी रूम्स की लड़कियाँ होंगी, लेकिन आधी आधी रात को भी वहाँ पर ऐसा लगता था कि पाँव में कोई चप्पल पहने, पाँव घसीट कर वहाँ से जैसे कोई चलता है। इसी तरह से हॉस्टल की एक लड़की थी, वो बताती थी कि भी बहुत ज़्यादा शदीद ठंड नहीं थी, स्टार्टिंग डेज थे सर्दियों के। वॉशरूम में उसे जाना था, रात के तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। उसे इस तरह से आवाज़ें आ रही थी जैसे बहुत सी लड़कियां हॉस्टल में बातें कर रही हैं। उसे यही लगा कि मैं भी जैसे रूम्स की लड़कियां अक्सर शरारतें करती रहती हैं, देर तक जागती भी रहती हैं, कुछ लड़कियाँ वही होंगी। अपने रूम से उसने जैसे ही बाहर झांक कर देखा इधर उधर, तो जो गैलरी थी हॉस्टल की वो बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बावजूद आवाज़ें आ रही थी। उसे ये लगा कि वॉशरूम वाली साइड पर गर्ल्स होंगी, शायद 2-3 मिलकर आई हों। वो कहती है कि मैं वहाँ से निकली, अब मुझे तसल्ली होगी कि बाहर और भी लड़कियाँ हैं। मैं अपने रूम से निकलकर बाथरूम वाली तरफ चली गई। वो कहती है कि मेरे सामने मैंने देखा है कि बाथरूम में एक लड़की गई थी, सिर्फ सिंगल एक लड़की, मैंने खुद देखा था। उसने नॉर्मल शलवार कमीज पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे, वो वॉशरूम में गई, ये भी वॉशरूम में थी। ये कहती है कि मैं वॉशरूम से बाहर आई हूँ तो मैं अभी उस वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था,
ये वहाँ पर खड़ी होकर हाथ धोने लगी। जो ही ये वापस आने लगी, वो दरवाज़ा खुला तो इसने पलट कर देखा कि मैं देखती हूँ किस रूम की लड़की है, इसको भी साथ ले लेती हूँ। वो कहती है उस बाथरूम में कोई भी नहीं था। मेरे सामने वो दरवाज़ा खुला मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये भागती हुई अपने रूम में आ गई। जो ही अपने रूम में आई तो इसने फिर पीछे पलट कर देखा तो इसको बाथरूम वाली तरफ से कोई झांक कर देख रहा था। काफ़ी अरसा वो लड़की बीमार रही थी। बड़ी ऐसी बातें हम लोग वहाँ पर सुना करते थे। पहले हम लोगों को लगता था कि यूं ही लड़कियाँ डर जाती हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं सराउंडिंग में, जगह बिल्कुल खाली हो जाती है, कॉलेज का एरिया इतना बड़ा था तो मे भी इनको वहम होता हो, लेकिन नहीं। जब हम लोगों ने अपनी आंखों से ऐसी खुद देख लिया एक चीज़ को, बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह चलती चलती जो ही वो दरख्तों के पास गई, ऐसा लगा कि वो एकदम बहुत हाइटेड हो गई है और गायब हो गई। इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ एक और स्टोरी शेयर करती हूँ। ये मेरे साथ इंडिया से शेयर करते हैं मोहम्मद खुर्शीद। पहले भी उन्होंने ऑलरेडी बहुत सी स्टोरीज शेयर की हैं अपने एक दोस्त के चचा की। वो मेरे साथ एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं। वो बताते हैं कि तब ये बिल्कुल बच्चे हुआ करते थे, खुर्शीद और इनका दोस्त हसी नूर उनका नाम था। तो उनके चाचू ने जिस जगह पर घर बनाया था, वहाँ पर जो एक मखसूस रास्ता था जहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाना था, जिस तरह से कॉर्नर्स वाले प्लॉट्स होते हैं लोगों के, तो वो उनमें थोड़ा सा एरिया ऐसा भी आ जाता है जहाँ से गुजरगाह होती है, वैसी एक जगह थी। तो उनको घर बनाने से पहले वहाँ के इलाके के लोगों ने ये बताया था कि यहाँ पर अक्सर हम लोगों को महसूस होता है कि कोई चलता फिरता है, तो मे भी जो ये मखसूस एक जगह है इसमें जन्नात की गुजरगाह हो, तो आप देख कर घर बनाएं। मगर उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया कि जिस तरह से लोगों को आदत होती है कि अपने ही एरिया में अपनी ही जगह पर रहकर घर बनाए और एक्स्ट्रा जगह को कोई यूटिलाइज ना करे। उन लोगों ने उस जगह पर भी घर बना लिया। जो ही उन लोगों ने घर बनाया वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उनके चाचू ग्रेजुएशन कर रहे थे तब, और वो लेट नाइट पढ़ा करते थे। उस दौर में उनके घर की जो डोर्स थे, जो विंडोज़ थी, वो वुडन थे। उनको ऐसा महसूस होता था कि जिस तरह से उनका ट्रायंगल शेप में उनके हट स्टाइल में उनका वो घर था, ऐसा लगता था कि उसके ऊपर कोई चलता है। और वो चलने की आवाज़ इस तरह से थी जिस तरह से जब घोड़ा चलता है तो उसके पाँव की एक मखसूस सा साउंड प्रोड्यूस होता है, वो आवाज़ होती थी। हैरानगी इस बात की थी कि इस ट्रायंगल छत के ऊपर, इस नोकीले छत के ऊपर कोई इंसान कैसे चल फिर सकता है। वो आवाज़ बाज़िया सुनते थे छत पर किसी के चलने की। कभी ऐसा लगता था ऊपर कुछ उठाकर किसी ने फेंक दिया है। इसी तरह से एक दफ़ा वो स्टडी कर रहे थे तो उनकी जो विंडो थी वो इस तरह से थी जैसे स्लाइड विंडोज़ होती हैं आजकल, ग्लास विंडोज़ होती हैं, वो भी स्लाइड शेप में होती हैं। उनकी वो वुडन थी बट स्लाइड शेप में थी। उस स्लाइड को बाकायदा किसी ने खोला। जब उन्होंने विंडो को इस तरह से मूव होते देखा तो ना चाहते हुए भी एक इंसान का माइंड उस तरफ हो जाता है। तो उस विंडो स्लाइड को किसी ने खोला मगर बाहर कोई भी नहीं खड़ा था। वो डर के हिम्मत करके उन्होंने उस विंडो को बंद किया और अपने बेड पर आकर बैठ गए। घबरा गए कि पता नहीं एकदम से ये क्या हुआ है। जब ऐसी कोई हैपनिंग होती है तो ना चाहते हुए भी लोगों की बातें आपके जहन में आती हैं जो उस जगह से रिलेटेड होती हैं। इसी तरह से दिन गुजरते गए। एक दफ़ा वो यूं ही स्टडी कर रहे थे, लाइट ऑफ हो गई। उन्होंने वो विंडो भी खोल दी। गर्मियों का मौसम था। यूं ही चलते फिरते बाहर आ गए। लाइट ऑफ होने की वजह से पढ़ तो सकते नहीं थे। अपने घर के बाहर ही वॉक कर रहे थे। एकदम उनकी नज़र पड़ी अपने घर के छत के ऊपर, उसी जो ट्रायंगल शेप में उनके जो हट स्टाइल में उनका घर था, उनकी नज़र पड़ी तो वो क्या देखते हैं, उसके ऊपर जिस तरह से पगड़ी पहनकर कोई खड़ा है। वाज़े उन्होंने वहाँ पर किसी को खड़े देखा और उसकी आंखें भी स्पार्क कर रही थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा, वो डर के भागते हुए अंदर आ गए। अंदर आके दरवाज़ा बंद कर लिया। सब घर वाले सो रहे थे। बहुत ज़्यादा उनको ये रेजिस्टेंस फील हो रही थी कि जिस तरह से कोई है उनके साथ। कोई विंडो को भी छेड़ रहा था और छत के ऊपर वही जिस तरह से घोड़े के चलने के पाँव की आवाज़ होती है, वो आवाज़ भी आ रही थी। अब वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा रहने लग गए थे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि हमसे गलती हुई है। यहाँ पर वाकया ही जिन्नात की गुजरगाह थी। वो बताते हैं जिस तरह से अक्सर स्टूडेंट्स कंबाइंड स्टडीज़ करते हैं, वो और उनका दोस्त कंबाइंड स्टडी कर रहे थे। उनके दोस्त को वॉशरूम जाना था। वो जो ही घर से बाहर निकला, पता नहीं वो वॉशरूम की तरफ ना गया और कहीं बाहर ही में भी
اس نے یہی سوچا ہو کہ جیسے اوپن ٹوائلٹ لوگ یوز کر لیتے ہیں. ابھی وہ اس طرف بڑا ہی تھا ایک درخت کی طرف، تو اس کو ایسا لگا کہ اس کے منہ کے اوپر کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے اور وہ ایک دم گرا اور بے ہوش ہو گیا. بڑی مشکل سے اس کے جو چاچو تھے، ان کے چاچو اٹھا کے ان کو اندر لے کر آئے. ان کو ہوش آیا تو ان کے چہرے کے اوپر اس طرح سے فنگر پرنٹس تھے جیسے بہت زور سے کسی نے تھپڑ مارا ہو. اب ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہاں پر جنات کا بہت سخت بسیرا ہے. پھر ان لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد اس گھر کو تو کیا اس شہر کو ہی چھوڑ دیا، کیونکہ جنات نے ان کا وہاں پر رہنا محال کر دیا تھا. یہ آج کی کچھ سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. رات کو خالی گھر کی ریگولر سٹوری جو میں آئی تھنک ایپیسوڈ 5 ہوگی آج، وہ شیئر کروں گی. یہ 2 days جو ہوتے ہیں سیٹرڈے سنڈے، ان کو میں خالی گھر کی بھی ایک سٹوری آن ایئر کرتی ہوں. تو آپ لوگوں نے ریگولر سٹوری کی میرے ساتھ اتنی ریکویسٹ کی ہوتی ہے، اب وہ میں اسی لیے آپ کے ساتھ ارلی میں نے ریکارڈنگ کر لیا اور ابھی شیئر کر دوں گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. شام کو ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ خالی گھر کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.